जय हिंद बच्चों। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने केमिकल्स के बारे में स्टडी किया था कि कैसे केमिकल्स इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना हम लोगों ने सीखा था। अब आज के वीडियोस में हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, साथ ही साथ हमें देखना है विकृत गंध्यता यानी रेंसिडिटी क्या होती है, पदार्थों में रेंसिडिटी क्या होती है, और पदार्थों का जस्तीकरण कैसे किया जाता है यानी जिंक का परत कैसे चढ़ाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग सीखते हैं विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कैसी कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार में बटी हुई है। सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो है आपका संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि क्या होता है संयोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रकार का नाम है संयोजन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि आप क्या करते हैं कि चीनी लेते हैं और पानी लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं और मिलाने के बाद से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लोग शरबत बोलते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। वो क्या किया, संयोग कर लिया, मिल गया। ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम जो है कार्बन जो है वो सॉलिड में है और ऑक्सीजन जो है वो गैस में है। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो बन के तैयार हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बन गया, गैस बन गया। यानी दो अलग अलग पदार्थ मिला और बना करके एक नए पदार्थ बनाया। उसी प्रकार से आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और H2O जो है वो लिक्विड है यानी पानी। दोनों को मिलाए हम तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में ऊर्जा निकला, एनर्जी लॉस हुआ। अगला कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया, मिलाया, संयोग कराया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कली चूना जिसको बोलते हैं हम लोग, जो घर के पेंटिंग में यूज़ किया जाता है। आया बात समझ में। तो आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा दूसरे नंबर पे, दूसरा प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। संयोजन में क्या था कि दो अलग अलग पदार्थ मिल करके और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे यानी एकल पदार्थ बना रहे थे। जबकि वियोजन में क्या होगा कि एक पदार्थ यानी एक कोई बाउंड होगा, यौगिक होगा, जो टूट करके दो या उससे अधिक अन्य यौगिकों में विभक्त हो जाएगा। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे यानी वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आइए परिभाषा समझते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर दो या उससे अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है। जब हमने इसको हीट किया है, यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल क्या बताता है कि हीट हो रहा है। कुछ सिंबल्स है जो आपको सीखने हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है तो ये बताएगा आपको कि हीट है, गर्म है, उष्मा दिया जा रहा है उसमें। ये ऊपर का एरो है, ये बताएगा आपका कि ये गैस है। ठीक है, यानी पदार्थ ऊपर भागेगा यानी गैस है। ये तीर दिखा रहा है कि ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन का संकेत बताता है। ये नीचे की तरफ अगर एरो दिखाया गया है किसी कंपाउंड के नीचे तो वो आप समझिएगा कि अवक्षेप बनेगा यानी कि प्रिसिपिटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, अवक्षेप बनेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर ऐसे दिखाया जाए तो आप समझिएगा रिएक्शन है। अगर दोनों तरफ से दिखाया जाए, ऐसे और ऐसे, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि एक तरफ से इधर से और एक तरफ से इधर से है, तो इसका मतलब समझिए रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी कि ये बनेगा फिर वापस ये भी बन सकता है, रिटर्न के रूप में बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को। दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं। एस से हो जाएगा आपका सॉलिड, यानी किसी भी कंपाउंड के बगल में एस लिखा हो तो सॉलिड समझिए, अगर एल लिखा हो तो लिक्विड समझिएगा, अगर जी लिखा हो तो गैस समझिएगा, जी लिखा हो तो क्या समझिएगा, गैस समझिएगा। अगर AQ लिखा हुआ मिले तो एक्वस समझिएगा। एक्वस मतलब क्या होता है, एक्वस मतलब होता है लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है यानी जलीय घोल है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन में समझने को मिलता है। ये सारे सिंबल्स होते हैं, संकेत होते हैं जो आपको जानने की आवश्यकता पड़ सकती है। समझ गए होंगे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। दूसरा फेरस सल्फेट 7, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, FeSO4 7H2O। इसको हम लोग जब रिएक्शन में ये करेंगे, आपको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट प्लस 7H2O बन करके अलग अलग तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक पदार्थ से क्या हो गया, दो या उससे अधिक यौगिक बन के तैयार हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इसमें और भी चीज़ें। जैसे बहुत बार क्या होता है, अब कुछ चीज़ ऐसी है जो लिखवाने लायक नहीं होती, ये सब आप लिख सकते हैं क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता है।
लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एग्जाम में नहीं पूछता है, या फिर पूछता भी है तो उसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी क्या होगा, तो वैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछेगा तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, यानी ऊष्मा बन के तैयार होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है रिएक्शन में, ठीक है। जैसे हमने पिछले बार में एग्जाम्पल दिया था कुछ, तो उसमें क्या किया था कि प्लस में ऊष्मा यानी ऊर्जा निकल रहा था। जैसे आप मीथेन को क्या कीजिएगा, मीथेन को अगर ऑक्सीजन के उपस्थिति में वो कीजिएगा, मीथेन CH4 होता है, तो मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा, गर्म कीजिएगा, तो क्या होगा, आपका हीट प्रोड्यूस करेगा, वो क्या करेगा, हीट यानी ऊष्मा बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो ऊष्मा जो होगा वो ऊष्मा क्या हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, उस ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और दूसरा आता है ऊष्माशोषी, ऊष्मा का अवशोषण होगा, क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण, यानी उस अभिक्रिया में ऊष्मा देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने ऊष्मा दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया है, हीट किया है, यानी ऊष्मा दिया है, उन्हें एनर्जी दिया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। दूसरा एक और चीज़ आता है, वो होता है कैटलिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, तो ये समझिएगा, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने क्या किया कि कुछ ऐसे कंपाउंड ऐड कर दिया इसमें, जो क्या करेंगे, उसके स्पीड को बढ़ा देंगे। जैसे आपने हीट ही दे दिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें और ऐड कर देते हैं जो क्या करता है, उसकी गति को बढ़ा देता है, एनर्जी मिलता है, और क्या होता है, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक बोलते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है। अगली बात, अगला पॉइंट ये है कि अगर रिएक्शन में प्रकाश का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, अगर रिएक्शन में प्रकाश यानी लाइट की आवश्यकता पड़े, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, या फिर ताप रासायनिक अभिक्रिया, उसमें ताप का प्रयोग किया गया होता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक समझे होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रकार पे, और अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम लोगों को क्या जानना है कि क्या करेगा कि जब कोई तत्व अपने विलयन के तत्व को उसके स्थान से रिप्लेस करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी क्या करेगा कि रिएक्शन में हिस्सा लेगा, और हिस्सा लेकर के कोई कंपाउंड होगा, उसमें कोई जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको हटा करके और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा उस एलिमेंट, उस कंपाउंड के अंदर, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए देखते हैं, ऐसे आप कुछ थोड़ा बहुत समझे होंगे, बाकी सब इसके द्वारा समझ लेंगे, अब स्लाइड के द्वारा देखेंगे। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले ले, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे फेरस है, यानी फेरस जो है आयरन है, वो सॉलिड में है, और कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करेगा जी, कॉपर को ये रिप्लेस कर देगा और खुद कॉपर का स्थान ले लेगा, तो यानी FeSO4 हो गया, प्लस कॉपर अलग हो गया। फेरस जो है क्यों ऐसा किया, रीजन बन सकता है कि सवाल उठ सकता है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे रिएक्टिव देखा जाता है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। उसी प्रकार से यहाँ पे लेड है, लेड मतलब शीशा Pb, और CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को ये डिस्प्लेसमेंट कर देगा, यानी कि हटा देगा, ठीक है, और उसका स्थान ले लेगा, PbCl2 हो गया। यानी Pb जो है वो काफ़ी रिएक्टिव है कॉपर के तुलना में, तो उसने क्या किया, कॉपर को रिएक्टिव से हटा दिया इस कंपाउंड से, और खुद उसका स्थान ले लिया, और कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर सॉलिड के रूप में बन गया। समझ के बात को, कि जब क्या करेगा, जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड से एक एलिमेंट को प्रतिस्थापित करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सिंगल था, उसमें डबल होगा। डबल में क्या होता है, तो दोनों एक दूसरे के एलिमेंट्स की अदला बदली करके और एक नए नए अलग अलग कंपाउंड का निर्माण कर लेंगे। आइए हम देखते हैं उस चीज़ को। अब हम लोग समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो यौगिकों में तत्व अपने आयनों की अदला बदली करके और नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए हम इसके द्वारा समझते हैं। कह रहा है कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अपने आयनों का अदला बदली करेंगे और दो नए यौगिकों का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे Na2SO4 एक्वस यानी जलीय घोल है, BaCl2 एक्वस जलीय घोल में मिलेगा, तो क्या करेगा, अपने आयनों की अदला बदली करेगा और करके, और Na जो है वो चला जाएगा Cl2 के साथ, और SO4 जो है वो चलाएगा Ba के साथ। तो यहाँ पे बना है BaSO4 सॉलिड
और ये तो तीर का निशान नीचे की तरफ दिखा रहा है, ये बता रहा है कि अवक्षेप बन रहा है, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद से 2NaCl हो जाएगा aqueous। उसी प्रकार से PbNO3 का होल ट्वाइस aqueous है, 2Ki मिलेगा aqueous है, तो ये क्या बनाएगा PbI2 सॉलिड, और ये अवक्षेप बनेगा, और 2KNO3 aqueous जलीय घोल बन के तैयार हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों अपने अदला बदली कर रहा है आयनों की, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया यानी अवक्षेप बन रहा है तो उसे किससे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। तो याद रखेंगे कि जब अभिक्रिया के अंदर अवक्षेप का निर्माण हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पे अवक्षेप ही तो है, नीचे परत बैठ जा रहा है, ठीक है ना। जब आप रिएक्शन कराएंगे इन चीज़ों का तो जो विकर होगा उसके अंदर नीचे में ये बैठ जाएगा, जम जाएगा, समझिए कि ये अवक्षेप बन रहा है। समझ रहे हैं बात को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगली अभिक्रिया को देखते हैं। दूसरी बात यहाँ पे समझने योग्य ये है कि एक होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि इसी के अंतर्गत आता है। तो जब उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होगी, तो जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो जो बन के तैयार होगा उसे हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इसके बारे में 12th क्लास में काफ़ी बेहतरीन जानकारी लेना है। यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस अच्छे तरीके से करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा उपचयन में क्या होता है। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग होगा, किसका होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, यानी हाइड्रोजन दूर भागेगा, ठीक है जी। आइए, अगर कोई पूछता है परिभाषा तो कहिएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, हाइड्रोजन की ह्रास हो, उसे हम लोग बोलेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे एग्जांपल में देखिएगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो इसे बोलेंगे कार्बन का उपचयन, ठीक है। अपचयन नहीं, उपचयन। अपचयन दूसरा हो जाएगा, वियोग हो जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजन का, ठीक है ना। उसी प्रकार से सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सल्फर को गंधक भी कहा जाता है, तो क्या बन रहा है SO2 यानी सल्फर का उपचयन यहाँ पे हो रहा है, यानी सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। उपचयन मतलब समझिएगा ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन दूर भागेगा, ठीक है ना। ये आप उपचयन मतलब समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का संयोग हो गया, ऑक्सीजन का संयोग हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन की कमी वाला, तो यहाँ पे देखेंगे H2S में Cl2 से रिएक्शन जब होगा तो क्या बनेगा 2HCl प्लस सल्फर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H2S में से क्या हो गया, यहाँ पे आप देखिएगा कि H जो है, ठीक है, वो मिल करके चला गया है इसी से Cl से, और सल्फर जो है वो अलग हो गया, यानी ये वाला सल्फर यहाँ पे अलग हो चुका है, यानी यहाँ से क्या हो गया है, सल्फर से आप देखेंगे तो H2S का उपचयन हो गया है, यानी H2 जो है वो गायब हो गया, हाइड्रोजन जो है वो गायब हो गया, यानी हाइड्रोजन की कमी हो गई है यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे अपचयन की या फिर अवकरण, क्या बोलते हैं उसको, अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे जी, अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। तो उसके इसके विपरीत हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग होगा यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, ह्रास होगा, और हाइड्रोजन की योग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन चेंज हो जाएंगे। रिएक्शन कैसे कैसे होंगे ये आप समझिएगा कि रिएक्शन कैसे कैसे बन के तैयार होंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा बोर्ड पे। H2 प्लस Cl2 ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा HCl, ठीक है, 2HCl। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बन के तैयार हो रहा है, आपका यहाँ पे क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन, यानी क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो यहाँ पे अपचयन कहा जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ऑक्सीजन का वियोग कैसे कराएंगे हम, तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। 2H2 प्लस O2 इसको मिलाइएगा तो क्या होगा, H2O बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या है जी, ऑक्सीजन का अपचयन हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अपचयन। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का वियोग हो गया यहाँ पे। समझ गए बात को। ये ऑक्सीजन जो था वो अलग से था तो यहाँ पे संयोग करने को दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, इसका वियोग हो गया। समझ गए बात को, यानी अपचयन अभिक्रिया में शामिल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आता है, वो आता है उपचायक या अपचायक किसे कहते हैं। तो उपचायक किसे कहेंगे, तो जब वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जाएगा उसे उपचायक अभिक्रिया कहेंगे, और
अपचायक क्या होगा, तो वैसे प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा। समझ रहे हैं बात को, सेम चीज़ें हैं, केवल आपको कंसेप्ट को चेंज कर देना है बस, ठीक है। अगला जो अभिक्रिया आता है वो आता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो थोड़ा ध्यान देंगे आप रेडॉक्स रिएक्शन पर। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रेडॉक्स मतलब होता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे इस टर्म को, तो बनेगा रेड प्लस ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स मिलकर के बना है। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। और इन दोनों के बारे में हम लोग क्या किए हैं, अभी स्टडी किए हैं। ये रिडक्शन पढ़े हैं और इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो, उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। समझ रहे हैं बात को। तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इसमें उपचयन और अपचयन दोनों की प्रक्रियाएं हुई है, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हुआ है। ऑक्सीकरण में देखेंगे आप H2 से क्या बन गया, H2O, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग हो गया है, उपचयन हो गया है। दूसरा चीज़ क्या आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो गया, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आप उसे हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन का वियोग हो गया, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हैं इसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जब एक ही रासायनिक अभिक्रिया में दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो, उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन कहेंगे। समझ गए बात को। अब हम लोग देखते हैं संक्षारण, कोरोजन क्या होता है, और विकृत गंधिता रेंसिडिटी क्या होता है। दो टॉपिक बचे हुए हैं, इसको कवर कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और ट्रिक के द्वारा हम बताएंगे आपको कि कैसे आप पहचानेंगे कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है, ठीक है ना। तो बने रहे हमारे साथ, देखते हैं हम। अब हम लोग समझेंगे संक्षारण क्या होता है, कोरोजन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोरोजन क्या होता है, तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वस्तुओं पर जंग लग जाता है, यानी वस्तुएं जो है वो वायु या आर्द्रता के संपर्क में आकर के टूट टूट करके गिरने लगती है। उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। आप इसे अपने भाषा में व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रक्रियाएं होती है, जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और संक्षारण से बचाने के लिए वस्तु को उसके ऊपर एक मोटी परत का पेंट कर दिया जाता है, लेप लगा दिया जाता है, ठीक है ना। उसे हम लोग बोलते हैं संक्षारण से बचाव के उपाय हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने घरों में। जैसे मान लीजिए आप अपने खिड़की में भी देखते होंगे, तो क्या हो जाता है, बारिश के मौसम में पानी के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है उसमें, लोहे में, और वो क्या होता है, झड़ने लगता है। तो उससे बचाने के लिए आप क्या करते हैं, जाहिर से उपाय लगाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको पेंट मार देते हैं, किसी कलर से यूज़ करके उसको पेंट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो बच जाता है, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया होती है उसका जस्तीकरण, ठीक है ना, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, लेप लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वही एक प्रक्रिया होती है उसको संक्षारण से बचाव के। जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है आपका विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। इस रेंसिडिटी की प्रक्रिया में क्या होता है कि वसा या नमी के संपर्क में आकर के कुछ खाने पीने वाले पदार्थ जो होते हैं वो मतलब दुर्गंध देने लगते हैं या फिर खराब होने लगते हैं, तो उसे ही प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, यानी खराब गंध हो जाना, ठीक है ना। विकृत मतलब होता है खराब और गंधिता मतलब गंध देना, ठीक है। और ये प्रक्रियाएं होती है बहुत बार प्रकृति के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है तो हो जाती है, या फिर प्रकाश के संपर्क में आने पर भी हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, तो एक तो आपको इसको प्रकाश से दूर रख देते हैं, कहीं शांत जगह, ठंडे जगह पर रख देते हैं, अंधेरे में रख देते हैं, या फिर उसे फ्रिज में डाल देते हैं, ठीक है। तो बहुत बार इन प्रक्रियाओं से भी वस्तुएं बच नहीं पाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो एक BHA, ठीक है ना, या फिर BH प्रयोग किया जाता है, BHT का प्रयोग किया जाता है। वे क्या करते हैं, उसका पूरा नाम भी समझिएगा आप। BHA जो होता है उसका पूरा नाम होता है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सीटोलोइन, सॉरी BHA, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और दूसरा होता है BHT, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है ना। इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। और इसका प्रयोग कैसे होता है, तो जो खाने पीने वाले वस्तुएं हैं उस पर लेप लगा दिया जाता है, उस पर चढ़ा दिया जाता है, या उसमें डाल दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वस्तुएं जो होते हैं खाने पीने वाली वो अधिक दिनों तक टिकाऊ हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात की नाइट्रोजन के, जो आप चिप्स का पैकेट देखे होंगे, तो चिप्स के पैकेट में क्या होता है कि नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ताकि वह, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी गैसें भर दी जाती है उसमें, जो कि वो काफ़ी दिनों तक उसको मतलब बचाए रखती है, ठीक है ना। तो वो उसको क्या करता है, जीवन प्रदान कर देता है खाने को, तो उसे हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता से बचाव। तो इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से, अगर आप चाहते हैं कि
खाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो बचे रहें। इसके अलावा और भी सारे चिप्स हैं, स्नैकर्स होते हैं, चिप्स होते हैं, पॉकेट्स में जो होते हैं जिसमें हवा भरी गई होती है, तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है। आप इस भ्रम में नहीं रहेगा कि उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है पूरा, और उसके बाद से उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो सुरक्षित रह सके और ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रह सके। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझे होंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अम्ल क्षार और लौर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।